हाय व्यूअर्स, दिस इज मेरे बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मेजर रजा ने। थैंक यू सो मच मेजर सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। वेलकम सर, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो दो टॉपिक हैं जिस पे हम बात करेंगे। एक तो आसियान समिट के हवाले से है, जो कि जिस पे एड्रेस करते हुए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट पास की और वो ये थी कि वो 21 जो सेंचुरी ये चल रही है 21st सेंचुरी, वो बिलोंग करती है इंडिया के साथ। इस पर बात करेंगे तो आगाज हम डॉक्टर साहब से करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे उनकी स्टेटमेंट को देखते हुए? देखिए, ये गलत स्टेटमेंट है। ऐसा नहीं है। 21st सेंचुरी पाकिस्तान को बिलोंग करती है, बिकॉज इस पूरी दुनिया में जो सबसे यूनिक कंट्री वो पाकिस्तान है जी। टैलेंट का भरमार है। और इंडिया जी, देखिए, ये तो इंडिया है, ENDIA, समझ रहे हैं आप। मैं मोदी साहब के बयान से कतई सहमत नहीं हूँ। आई थिंक 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू पाकिस्तान। अभी कल ही मैं सुन रहा था आपके जो वो हैं प्रधानमंत्री साहब, वो कह रहे थे कि भाई हमें इतना बड़ा कंट्री दे दिया, वो कह रहे हैं उधार भी मांगो और लोन भी मांगने को कह रहे हैं, हमें पैसे भी नहीं दे रहे हैं, बताइए कैसे चलेगा। तो आई थिंक कि दी 21st, 22nd, 23rd, ये तीनों सेंचुरी पाकिस्तान की है। रिवाज जी, आप समझ में आ रहा है आपको? तो उसके बाद अब यही है इस पे, और क्या कहा जाए। मोदी जी को ज्ञान ही नहीं है कि आप कहाँ चले गए भाई। अभी देखिए, मेजर साहब बताएंगे कि F-17 थंडर का जो वो मार्केट प्राइस है वो हाई हो रखा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बयान बिल्कुल गलत है और 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू पाकिस्तान जी। सही हो गया। चलिए, किसी ने तो सच बोला, किसी ने तो सच बोला ना। मेजर साहब, कब तक झूठ के साए में रहेंगे आप? सच तो बोलना था इतने दिन। जी बिल्कुल। मेजर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की स्टेटमेंट को देखते हुए? जो डॉक्टर साहब ने कह दिया है वो काफी नहीं है। इसके बाद अब क्या अभी इस पे मजीद सुनना चाहती है। लेकिन मेरे लिए दिलचस्प बात ये थी कि, और मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा, इनके भी ज़ाहिर राब्ते हैं और तंजीम का हिस्सा हैं, तो ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो गए क्यों नहीं? मतलब आसियान तो बिल्कुल करीब था, जाते फटाफट वापस आ जाते, तो उन्होंने अटेंड क्यों नहीं की मीटिंग? देखिए, क्योंकि आसियान का इंडिया मेंबर नहीं, ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में जाता है, तो इसलिए हमने कहा कि ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट जगह नहीं है कि भारत का प्रधानमंत्री वहां जाए छोटी मोटी जगहों पे। तो इसलिए इस बार हम नहीं गए। पिछली बार हम जाते थे। और दूसरा कारण ये भी था कि वो ट्रम्प चचा है वहां पे, वो गले मिल जाते, बोल देते कि मोदी जी ने बोला है कि दिल्ली आज से अमेरिका का पार्ट हो गया, कुछ भी उन्होंने बिल फाड़ देना था। तो उन्होंने कहा भैया दूरी रहो इनसे, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं कि 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू पाकिस्तान। उन्होंने तो अभी बना देना था कि अगली सेंचुरी अगले साल ही दे देना था कि सब पाकिस्तान को बिलोंग करती है। वो आपके यहाँ तेल के कुएं खोद डाले उन्होंने। समझ रहे हैं आप? तो थोड़ा हमने कहा कि भाई दूर रहना चाहें, बड़े बड़े लोग जा रहे हैं वहां पे। आप जा रहे हैं क्या वहां पे? आप हैं? और वो जफिया तो वैसे मोदी साहब का खासा था ना। नहीं, जफिया तो अभी भी है भाई, मगर पपिया तो आपके लिए है ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रम्प साहब की जप्फी से क्या डर, मतलब बड़ी जप्फियां डालते थे एक जमाने में, तो बड़े दोनों आपस में संगत थी, एक हाँ, दूसरे अभी की भी है। कैंपेन करते थे। वो जफ्फी डालने को गले पड़ना समझ लिए हैं। दिक्कत ये हो गई है, तो जफ्फी डालना और गले पड़ने में अंतर है। मोदी साहब को गलती से कोई जफ्फी डाल दे तो बोल रहे जी इन्होंने बोल दिया है कि दिल्ली आज से हमारी हो गई, और उत्तराखंड का इलाका उन्होंने चाइना को दे दिया। ये हमारी बातचीत हो गई मोदी से। रोज भैया वो कह रहे हैं तेल हमने खरीदना बंद कर दिया, ये हमने खरीदना बंद कर दिया। मोदी जी ने कहा भाई ना वहां जाएंगे, ना हमारे नाम से कोई बिल फटेगा, ना हमको उसकी सफाई देनी पड़ेगी। वैसे आप तो जा नहीं रहे तो होंगे ट्रम्प ना? साहब क्या करने गए थे? ट्रम्प साहब तो देखे ना, वो भी आसियान के मेंबर तो नहीं है। हाँ, तो आसियान के भाई, अमेरिका सबका मेंबर है। कहाँ है आप? अमेरिका हर चीज का मेंबर है। वो कमिटी जो अभी बनी नहीं है, या वो ग्रुप जो बना नहीं है, अमेरिका उसका भी मेंबर है भाई। वो अमेरिका है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो उन्होंने बलूचिस्तान दे दिया, आपने पेट्रोल रिफाइनरी लग रही है आपके यहाँ, और पता नहीं क्या कुछ और भी लगवा रहे थे, क्रिप्टो करेंसी दे डाली आपने।
आपने तो मुल्क रेयर देखा है 21st सेंचुरी आपकी। रेयर अर्थ मिनरल्स भूल गए हो। वही बलूचिस्तान से ही मेरा मतलब था, रेयर अर्थ मिनरल्स। अटैची में हम्म। लेके गए थे आप, अटैची खुली हुई थी कि भाई हम्म। ये देखिए, ये है। मैं तो पहली बार देखा यार कि ऐसा मतलब देखना, वो हमारा जादू तो माने ना कमाल। आप जादू माने कि उसके बाद ऐसा छू मंथन हुआ है कि घूमे नहीं वापस। कहाँ नहीं घूमे, अब तो जादू देखते रहिए ना, जादू का असर कितना दिन चलता है। देखिए, अब वो इजिप्ट में आप देखिए, स्टामर साहब आगे बढ़े कि मैं तकरीर करूंगा, लेकिन ट्रम्प साहब ने कहा ना मजे ना, ले रहे हैं। अंग्रेजी तुम्हारी भाषा होगी, वो अलग बात है, लेकिन जो शब्द बोलने हैं वो ये हाँ, बोले। शहबाज शरीफ साहब, मैंने सुना, this man here, he is the man of century, he needs this thing, a Nobel Prize। आप तो बोले थे अमेरिका ने जी गाजा में मार दिया, ईरान पे बम मार दिया, अमेरिका दुनिया का सबसे गंदा मुल्क है, और आज वही अमेरिका के आप गोदी में बैठे हुए हैं मेजर साहब। आपने तो नहीं कमाल नहीं ही नहीं कर दिया नहीं, भाई, कमाल कर दिया। ये कभी भी नहीं बोला। अच्छा, आप नहीं, लोगों ने हमने नहीं ये बोला कभी या नहीं बोला। अल्लाह कौमुल का आफरीन किया। हमने सुन लीजिए, हमने कहा बम मारना बुरी बात है, इस तरह नहीं करना चाहिए। इसराइल के ऊपर हमने बिल्कुल बात की, लेकिन अमेरिका को हमने कहा कि देखो यार, समझो, मतलब हमसे भी बात कर लो, कुछ और रास्ते भी हैं, तरीका है काम करने का, आगे आगे बढ़ बढ़ गए वो। तो वो मान गए। अच्छा डॉक्टर साहब जाहिर है, देखें तो ठीक है। सही, मतलब वो 12 दिन में जंग रुकी कि नहीं वो रुकी? आपने तो 12 घंटे में रोक देनी थी, वो तो आपके हाथ में, नहीं नहीं वो तो आपके हाथ नहीं में नहीं था। नहीं, देखें 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 डॉक्टर साहब, सीरियस मैं बात तो करता हूँ। हमेशा सीरियस अच्छा बात करता ये है कि ट्रम्प साहब को सब ना इजी लेते हैं। आपके मोदी साहब ने भी उनको इजी लिया। और दूसरा, ट्रम्प साहब की एक खूबी है कि वो बिल्कुल जो दिखाई देते बस वही है। मतलब आप उसको माने ना माने, जिस तरह भी देखे ना, वो पता नहीं अब वो सच्ची ट्वीट थी, झूठी ट्वीट थी, लेकिन उन्होंने व्हाइट हाउस में वो जो थोड़ी सी इमारत तोड़ी है, और तोड़ने के बाद वहां पे वो जो बॉम्ब बना रहे हैं, तो वो किसी ने लिखा हुआ था कि वो हिलेरी क्लिंटन साहिबा ने मैसेज किया कि ट्विटर के ऊपर कि ये आपका घर है, और ये जो यहाँ पे थोड़े अरसे के लिए आया है, देखेंगे आपके घर को तबाह कर रहा है और वहां पे बॉल रूम बना रहा है। तो ट्रम्प साहब ने नीचे लिखा कि शायद मैं उसका नाम मोनिका लेविन्स्की बॉल रूम रख दूं। ठीक है। उसके बाद चिकागो में रोशनी ना रही, फिर हिलेरी क्लिंटन साहब ने कोई एतराज नहीं किया। तो देखें, उनके इतने बड़े बड़े गुनाह माफ हैं। ट्रम्प साहब ने तो कोई अभी तक बड़ा गुनाह तो किया ही नहीं। लेकिन बहरहाल, ट्रम्प साहब को ये क्रेडिट जरूर दीजिए कि सच्ची बात है कि जिस तरीके से मैं थोड़ा बहुत जियो पॉलिटिक्स को देखता हूँ या समझता हूँ या सुनता हूँ, ट्रम्प साहब ने, यकीन करें कि अब ये मालूम नहीं है मुझे कि ये कब तक चलेगा हज़ार वाला, लेकिन यहाँ पे ना ट्रम्प साहब ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई है कि उन्होंने इसमें ना थोड़ा सा वो नेतन्याहू साहब को उन्होंने थोड़ा सा, अब यूं कह लें कि पहले सब कुछ करके तो फिर उन्होंने उनको वहां मजबूर कर लिया कि भाई आप जो है ना अभी इसको रोक दें। वरना हकीकत में मैं ये समझता हूँ कि मेरी समझ के मुताबिक, अगर ये ट्रम्प साहब ना होते, तो बाइडेन साहब होते ना, तो वो उनकी सही तस्वीर लगाई है ट्रम्प साहब ने कि वहां पे एक ऑटो पेन है कि जो काम कर रहा है, तो ये चलती रहती है गजा वाली जंग, और जब तक के सब कुछ खत्म ना हो जाता। तो ये ट्रम्प साहब की मजबूरी पता है क्या है, कि वो इतने खुले डुले आदमी है ना कि वो अदाकारी नहीं करते इसकी, मतलब सीरियस दिखाई देने की, मुहज्जब नजर आने की, मतलब वो अदाकारी नहीं करते। तो उस अदाकारी ना करने की वजह से लोग जो है वो लेते हैं कि नहीं यार ये तो बेवकूफ। ऐसी बात नहीं। ट्रम्प साहब मेरी समझ के मुताबिक, देखें, ये कम्बोडिया और थाईलैंड वाली वाकई उसने किया, इंडिया पाकिस्तान के बीच में वाकई उसने किया, ये ईरान वाली वाकई उसने किया। तो अब वो बेचारा के 8 भी जो है ना वो नहीं गिनवाए जाते। ओबामा साहब को मुझे बता सकते हैं डॉक्टर साहब, आप किस बात पे नोबेल प्राइज मिला, किस बात पे? मैंने एक ट्वीट नीचे शेयर किया, जरा कर दीजिए, उसको ऊपर ला दीजिए स्क्रीन पर। ये ट्रम्प साहब का ट्वीट है, आज से 7 साल पहले। क्या ट्वीट? हाँ ठीक। The United देखिए, the United States has foolishly given Pakistan more than $33 billion in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies and deceit, thinking of our leaders as fools. They gave safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan with little help, no more. हाँ देखिए, तो ये सच कह रहे इसमें हैं? आप ये
नहीं नहीं, हाँ देखिए आपने अमेरिका को झूठ और वो बेचा। हाँ हाँ देखिए, सुन लीजिए डॉक्टर आप साहब, अमेरिका को धोखा, लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, आप अमेरिका को धोखा दे रहे थे अफगान वॉर में, वॉर ऑन टेरर में। यस, हमने अमेरिका को बहुत धोखे दिए, शाबाश। जहाँ पे हमारे अपने, हाँ जहाँ हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात आई है, वहां पे हमने अमेरिका को बिल्कुल उसी तरह धोखे दिए हैं जिस तरह अमेरिका हमें धोखे देता है। अमेरिका मेरे ख्याल में, अभी ये जुमला सुन लीजिएगा डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में अमेरिका से जो सबसे अच्छा सीखा है ना, वो पाकिस्तान सीखा है। दोबारा सुनिएगा, पाकिस्तान ने बड़े सक्सेसफुली, भारत, मैं उस टॉपिक में आना चाहता, लेकिन पाकिस्तान अपने जब नेशनल इंटरेस्ट आता है तो वहां पे अपने फायदे के लिए वो करता है। मैं ये कह रहा था कि ट्रंप साहब ने देखा ना उस जमाने में प्रेजेंटेशन सुनी, वो कायल हुए कि पाकिस्तान ने हमारे साथ गड़बड़ी की है, उन्होंने दाग दिया कि जी गड़बड़ी की है। अब ट्रंप साहब को लगा कि नहीं यार पाकिस्तानी ठीक है, उन्होंने दाग दिया कि जनाब पाकिस्तानी ठीक है। ट्रंप साहब का कमाल यह है कि अदाकारी कोई नहीं है सर, जो मन में है वही जबान के ऊपर है। इसके ऊपर आम लोग जो है ना, वैसे वो कहते हैं लीडर बोलते नहीं है, सच नहीं बोलते। देखिए लीडर गलत हो सकता है, लेकिन वो बोल तो ठीक रहा है ना। देखिए उसकी समझ गलत हो सकती है, लेकिन ये जो कुन्ने किस्म के लीडर है ना, कि ऊपर से कि नहीं दोस्ती करते हैं, अमन करते हैं, ये अंदर से मतलब छुपा, वो मेरे हिसाब से ट्रंप साहब से बहुत बेहतर है। तो अब देखिए, धोखा, और आप जब अमेरिका को धोखा दे रहे थे तो उनमें से कौन अदाकारी कर रहा था? कौन अदाकारी कर रहा था? मैं मिसाल मैं मिसाल देता हूँ। आप अगर इसको फैक्चुअली समझे, धोखा तभी दिया जा सकता है जब मैं समझ रहा हूं कि आप जो कह रहे हो वो सच है, जबकि आप उसको मीन नहीं कर रहे हो, तो आप अदाकारी कर रहे हो। अगर मुझे पता है कि आप जो कर रहे हो वो मेरे इंटरेस्ट के अगेंस्ट में, वो धोखा नहीं हुआ, वो तो एक्सपेक्टेशन हो गई ना, वो तो राइवलरी हो गई, या वो जो भी आप शब्द ले ले, पर धोखा नहीं हुआ। धोखा का मतलब है अदाकारी ऑफ ट्रस्ट, बट बिट्रेयल। हाँ तो धोखा जब आप दे रहे थे, मैं यहाँ पे कई दफा कह चुका हूँ कि अगर जियो पॉलिटिक्स को समझना है तो अपने ही रिश्तेदारों को देख लो, अपने ही गली मोहल्ले को देख लो, अपने ही गांव को, शहर को, सबको देख लो। बड़ी अच्छी जियो पॉलिटिक्स, बल्कि रिश्तेदारों को जितना गौर से देखोगे उतनी अच्छी समझ आएगी। तो अब कई लोग मजाक भी उड़ाते हैं, वो कहते हैं यार मेजर साहब क्या पागलों वाली बात है कि रिश्तेदारों में जियो पॉलिटिक्स। लेकिन कुछ आहिस्ता आहिस्ता कायल होना शुरू हो गए और वो मैसेज करते हैं कि मेजर साहब आप ठीक कहते हैं। अब सुनिए डॉक्टर साहब, जियो पोलिटिकली ये वो पढ़ाते हैं, वो दे टीच यू एज इफ कि ये बड़ी सच अच्छी बात है। जियो पोलिटिकली माइट इज राइट, जिसके पास ताकत है पैसे की, चाहे इख्तियार की, चाहे वेपन्स की, चाहे जिसकी मर्जी, वो अपनी मर्जी करेगा, और जो कमजोर है वो मारा जाएगा। जियो पोलिटिकली बस यही सारी हकीकत है, और रिश्तेदारों में भी यही है। मैं चाहे जितना मर्जी है बुरा हूं, लेकिन अगर मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास इख्तियार है, मेरी बातें लोगों को बहुत अच्छी लगेंगी। लेकिन अगर मुझे ही आप गरीब कर दें तो मैं सीधी बात भी करूंगा तो लोगों को वो इतनी अच्छी नहीं लगेगी। वो कहेंगे यार सही बातें बहुत अच्छी करता है, लेकिन चलो उसके पास चलते हैं जिसके पास। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि बड़ी माजरत के साथ, लेकिन ये है कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट यहाँ पे पाकिस्तान की अपनी बात आई, तो वहां पे यस पाकिस्तान ने एक आप कह सकते हैं कि जी धोखा दिया, दूसरा आप ये कह सकते हैं जो गोरे जिस तरीके से कहते हैं, और उसी तरीके से अगर मैं इसको बयान कर दूं तो वो ये है कि वी प्रेफर्ड आवर इंटरेस्ट ओवर एनीबडी एल्सेस इंटरेस्ट। कि जहां मेरी बात आई तो फिर नेचुरली जाहिर है मैंने अपना ख्याल पहले रखना था, बजाय इसके कि मैं किसी और का ख्याल रखता। तो एनीवेज, मुझे बहरहाल ये मेरे लिए एक दिलचस्प था कि दो दुनिया के इतने बड़े लीडर, और उनको ये पता चला मोदी साहब को कि वही वो ट्रंप चचा, हम तो ताया कहते हैं, कि ताया वहां पे आ रहे हैं। मेरे ख्याल में मोदी साहब से तो बड़े ही होंगे ट्रंप उम्र में, राइट? बहुत बड़े। हाँ, तो ताया जो है वो आ रहे हैं, और आप देखें कि मोदी साहब वहां पे गए ही नहीं। मेरे लिए ये बड़ी दिलचस्पी की बात थी जब रिबाहा ने ये टॉपिक रखा। लेकिन दूसरा वो जो रिबाहा कह रही थी कि जी 21st सेंचुरी जो है वो इंडिया की सेंचुरी है, तो मेरे ख्याल में हर सेंचुरी हर कंट्री की है। और मोदी साहब का ये राइट है कि वो अपने लोगों की बात करें, अपनी सेंचुरी की बात करें, तो बिल्कुल भले करें। और मेरा ख्याल में हकीकत जो है वो ये है कि चाइना की सेंचुरी तो इस्टेब्लिश हो चुकी है, इंडिया चाइना के करीब हो रहा है, हुआ नहीं है।
जियोपॉलिटिकली मुश्किल नजर आता है कि ये दोनों कंट्री साथ चल सके, क्योंकि दोनों में एक नेचुरल देखे ना, साइज भी मैच करते हैं, आबादी भी मैच करती है, फिर एक नेचुरल कंपटीशन है, फिर उनके बीच में इंटरेस्ट का भी कंपटीशन है, फिर बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी हैं जो हिस्टोरिकली मौजूद है। तो उसके बीच में अगर चाइना के साथ, मतलब मैं कहता हूं कि मेरे ख्याल में अगर चाइना और इंडिया, पाकिस्तान को बाद में बीच में, अगर चाइना और इंडिया अलाइन हो गए, रशिया और चाइना अलाइन नहीं हो, इम्पॉसिबल कि जी चाइना और रशिया अलाइन हो जाएंगे। लेकिन आप ये देख रहे हैं आज आप मेरे सामने कि जी चाइना और रशिया जो अलाइन हो गए हैं। और मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन ये रही है कि जितने भी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स होते हैं वो ऐसे हैरान होते हैं कि जैसे ये तो मतलब पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन फिर उसके बाद सारी दलीलें देंगे कि ये क्यों इकट्ठे हुए और ये सारा। तो एनीवेज, चाइना और रशिया तो अलाइन है, इंडिया उनके साथ एक ऐसी पोजीशन ली है कि जो मेरे ख्याल में अमेरिकन के लिए भी सरप्राइज है, इवन इंडिया के अंदर लोगों के लिए भी सरप्राइज है। तो अगर चाइना रशिया के साथ आप इंडिया को मिला दी, और हम तो आपको पता है कि हर अच्छे काम में शामिल होते हैं पाकिस्तान के लोग, तो फिर आप ये देखें कि अगर पाकिस्तान के बीच में शामिल हो तो 21st सेंचुरी एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ईस्ट की होगी। और ये कोई अननेचुरल बात नहीं है, क्योंकि हिस्टोरिकली पीछे जाएं तो जब हम थे मिश्रा जी के साथ इकट्ठे, उस टाइम पे हम इतनी तरक्की कर रहे थे दुनिया में, लेकिन जब से हमने इनको छोड़ा है या इन्होंने हमें निकाला है या जो भी आप कह रहे हैं, तब से जो है ना वो बात ही नहीं बन पा रही। तो मेरे ख्याल में कि मोदी साहब का स्टेटमेंट अच्छा है। आप कब तरक्की कर रहे थे? आप हमारे साथ कब तरक्की किए आप? यार जब ये फिर गोरे ने आके हमें लूटा ना, उससे पहले तो हम गोरे के इकट्ठे पहले आप कहाँ तरक्की कर रहे थे? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तुर्की में आप तरक्की कर रहे थे। और यार मैं अफगानिस्तान में आप तरक्की कर रहे थे। हिंदुस्तान में तरक्की कर रहा था। झूठ डॉक्टर कर साहब, रहे थे आप। मेरा अरे काजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से क्या ताल्लुक? आपका उन्हीं से ताल्लुक है। आप मुगलों के वंशज नहीं है। आप मैं मुगलों के तो वंशज नहीं है। नहीं, वर्षन के क्या मतलब है? वंशज मीन्स लीनियज। मे बी हो, क्योंकि मुगल भी बहुत अरसे रहे हैं, मतलब मेरे लेवल पे हो, लेकिन इससे पीछे तो भाई नहीं। आप मुगलों की हिस्ट्री को अपना हिस्ट्री मानते हैं ना? पाकिस्तान में आप अपनी हिस्ट्री ना कहाँ ना है? ना 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 डॉक्टर साहब, मैं तो अशोका को भी अपना मानता हूँ, मैं तो पोरस को भी अपना मानता हूँ, मैं तो 1000 साल बल्कि 5000 साल की तो हिस्ट्री उस को समय आप अपना मानता मुसलमान थे। हूँ। तो नहीं, आप फिर ऐसे हिंदू था। कैसे कि हम इनके साथ रहे? फिर तो आप हम ही थे। आप ही हम थे, हाँ, हम ही आप थे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि यही तो मैं कह रहा हूँ, मजहब तो आप बीच में ला रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ आप कि ला जब रहे मैं, हैं ना। आप ना हम इकट्ठे थे। अरे इकट्ठे क्या थे? अब हाँ हम ही हाँ, हम थे, अब मैं आप अलहदा है थे। ना डॉक्टर साहब, आप ना अलग मजहबी तौर हुए। पे तो नहीं अलहदा, हम तो जोग्राफियाई आप तौर पे अलहदा है। आप तो लॉ हिदायत के तो स्टूडेंट आपको हैं मिली ना। डॉक्टर साहब। सुनिए ना, जज हिदायत तो साहब, योर आपको ऑनर, आपको ये मिली। देखिए, इन्होंने अपने जेहन में जो बात है वो मंजर पे ले आई। मैं जोग्राफियाई तौर पे अलहदा होने की बात कर रहा था। कैसे ज्योग्राफी? आप ज्योग्राफियाई अलग नहीं हुए हैं। नहीं, मतलब अब कंट्रीज तो दो है ना। अच्छा। पाकिस्तान टेरिटरी का नाम नहीं है। देखिए, अच्छा मेजर साहब ने कुछ बातें की, उसकी मैं थोड़ा नफी कर दूं। नफी नहीं, क्या सही वर्ड है उसको? मैं वाहिद कर करेक्ट दूं कर दो। नहीं, उसमें और ऐड कर दूं, क्या कहते हैं, इजाफा कर दूं। हाँ, इजाफा सर लेकिन इजाफा मैं भी करो। यहाँ पे एक सवाल करना चाहूंगी, फिर आप करेक्ट कर मैं दीजिएगा। भूल जाऊंगा, आप 2 मिनट डॉक्टर के साहब, लिए। रिबाहा के 3-4 सवाल हैं, हम्म, चाहे टॉपिक कुछ भी डिस्कस हाँ हो, वो उसने वो अपने नहीं, सवाल वो को करना ही है क्रांतिकारी ना। सवाल होते हैं, मैं उनसे थोड़ा डरता हूँ। तो रिबाह जी के सवाल रिवोल्यूशनरी होते हैं। तो खैर मेजर साहब, देखिए आपने कहा जियो पॉलिटिक्स सवाल तो करने दीजिए डॉक्टर साहब, सवाल तो करने दीजिए। देखिए, प्रोग्राम में तो रहना है ना आपने। सर जैसे आपने डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा ना कि हम अमेरिका की गोदी में बैठे रहते हैं हर टाइम। आप मुझे ये बताएं सर कि जब ट्रम्प की गवर्नमेंट आने जा रही थी अमेरिका में, तो सबसे पहला नारा जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ही लगाया था। तो सर के ट्रम्प का। तो सर मुझे अब जो है बहुत ज़्यादा चेंज आ गया उनके स्टांस में। अब तो ट्रम्प के साथ उनके ताल्लुकात उस तरह नहीं अच्छे। तो क्या आप इस पर अपनी राय रखेंगे? और दूसरा मेरा सर एक और सवाल भी है। वो ये है कि सर कि अभी हमने देखा कि यूएई के जो चीफ आर्मी ये जो है बाद वो। में, ये दूसरा हो जाएगा, उस पे हम फिर ले लेंगे आपके पहले ठीक है प्रश्नों सर, का ठीक उत्तर है, देंगे। ठीक है, ठीक है सर इस। देखिए, आप जब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट आई तो आपके फैज हमीद साहब जो थे सबसे पहले चाय पीने गए थे। आज लड़ाइयां लड़ रहे हैं। तो
आप क्या कंपेयर कर रहे हो ना? ऐसा तो रिश्ते तो बनते बिगड़ते। भाई ट्रम्प साहब ने हमारी सबसे दुखती रग पे हाथ रख दिया जब उन्होंने ये कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में सुलह करवाया। अरे भाई, जब आप पूरी दुनिया पे अंग्रेज बन के लड़ रहे थे तब हम आपके सामने नहीं झुके, तो अब आप हमारे चाचा नाना ताए बन गए हो। हम तब भी नहीं झुके थे, हम अब भी नहीं झुके। भाई बहुत साल हो गए, 1000 साल से हमें झुकाने का प्रयास कर रहे हैं। हम ट्रम्प साहब के उन देशों की कैटेगरी में नहीं खड़े होंगे कि वेयर इज यूके, वेयर इज स्वीडन, एंड 20 मिनट की नोटिस पे आ गए। इनके जो बाप दादा हैं गोरे, जब कहा जाता था कि सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर, तब हम नहीं झुके। देखिए, सेंट्रल एशिया को रशिया ने तबाहो बर्बाद कर दिया। रशियंस की, सेंट्रल एशियंस की लैंग्वेज चेंज कर दी। आप नहीं रही हैं सेंट्रल एशिया में, मैं रहा हूं, वहां पे रशियन बोली जाती है, वहां पे लिखी रशियन स्क्रिप्ट जाती है। भारतवर्ष में ब्रिटिश स्क्रिप्ट लेके आए, अरबी स्क्रिप्ट लेके आए, सब लेके आए, आज भी देवनागरी चलती है। कुछ तो वजह है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। तो रिश्ते में उतार चढ़ाव आता है। ट्रम्प साहब से हमारे रिश्ते किस बात से खराब है, क्या वजह है? हम जब ट्रम्प साहब थे, मोदी साहब उनके अच्छे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि अब की बार ट्रम्प सरकार, कोई बुराई नहीं है। ट्रम्प साहब ने खुद के कहा था कि अब की बार ट्रम्प सरकार, ये उनका खुद का स्टेटमेंट था। और उस समय जो हमारी जियो, उस समय वो पाकिस्तान को खुद वो गालियां देते थे। आप, मैंने तो अभी ट्वीट दिखाया, उस ट्वीट में कह रहे हैं वो कि 15 साल में $33 बिलियन दिए और ये कंट्री ने सिर्फ हमें झूठ दिया। उन्होंने जो रेडियो में जाकर पाकिस्तान के लिए जो वर्ड यूज किया, आप वो जरा सुन लीजिए, क्या क्या बोला उन्होंने पाकिस्तान के लिए। बट ठीक है, मैं उनको वैल्यू नहीं देता कौन क्या बोल रहा है। बट आप हमारे नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर चढ़ जाओगे और सोचोगे कि आप अमेरिका हो और टैरिफ की धमकी और ये धमकी दे दोगे, तो मैंने फिर कहा कि हमने अंग्रेजों के सामने सर नहीं झुकाए, तो इनकी कोई क्षमता और हैसियत नहीं है। और देखिए, जब आप अपने कॉज पर अटग होते हैं ना, जैसे अफगानिस को देख लीजिए, तालिबान को देख लीजिए, अडिग थे कि भैया हमें जैसा हो, हमें सूखा रहना है, भूखा रहना है, लेकिन हमें इस्लाम के साथ रहना है, देवबंदी इस्लाम के साथ। वो लड़ गए, अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। क्या कर लिया अमेरिका ने? आज की रेट में इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना, कि आप तो तलवार बारूद लेके अंदर घुसाओगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। नहीं सस्टेन कर पाए वो, क्योंकि आज का जमाना पहले नहीं होता था कि सैनिक लड़ते थे और सेनाएं हार गई तो देशों का जो है वो रिलेशनशिप डिसाइड होता था। वो नहीं, उसका जमाना ही चला गया। आज तो पीपल वॉर में चेंज हो जाता है, लोग लड़ने लगते हैं, और जब लोग लड़े ना तो उसको जीतना असंभव हो जाता है। खैर, और यही बात पे मैं मेजर साहब की जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें थोड़ा वृद्धि करना चाहूंगा, इजाफा करना चाहूंगा, वर्धन करना चाहूंगा। मेजर साहब ने कहा कि दुनिया की जो सच्चाई है वो है माइट इज राइट। जो जियोपॉलिटिकल का फंडामेंटल रूल है गवर्नेंस का, माइट इज राइट, विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। अगर माइट इज राइट होता तो कुवैत के फेवर में सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन कभी नहीं देता जब इराक ने कुवैत पे चढ़ाई कर दी थी। अगर माइट इज राइट होता तो क्यूबा जो है वो कभी एग्जिस्ट नहीं करता, यूनाइटेड स्टेट्स ने उनको इतना बर्बाद करने की कोशिश की। आप जो है, अगर आप लॉ पढ़िएगा और जो वर्ल्ड ऑर्डर का गवर्नेंस प्रिंसिपल पढ़िएगा, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस की जो पॉलिसी, जो प्रिंसिपल है जिन पे इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर जमा हुआ है, पहले होता था जस एट बेलम, दैट मींस लॉ फॉर द वॉर। ठीक है ना? दैट मींस जस्टिफाइड वॉर की क्या थ्योरी है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में वॉर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि जुडाइज्म एक नेशन को गवर्न करने का कॉन्सेप्ट था, और क्रिश्चियनों ने वो लॉ तो उठा लिया, मतलब यूरोपियंस ने वो लॉ तो उठा लिया, मगर उस लॉ में एक थ्योरी इस्लामिक थ्योरी है जो ये कहती है कि भैया या तो लड़ लो, या तो गजवा दे दो, क्या कहते हैं उसको, जजिया दे दो, और या तो धिम्मी बन के रहो। ठीक है, लड़ लो, क्या है कि लड़ लो, कन्वर्ट हो जाओ और हमें जजिया दे दो। ये थ्योरी उनकी है। क्रिश्चियनिटी में कोई थ्योरी है ही नहीं। आप तोरा पढ़ लें, आप वो पढ़ लें, कोई थ्योरी ऑफ वॉर नहीं है। दूसरी थ्योरी है हिंदुइज्म, सनातन की, गीता में, जिसे आप डिफेंसिव ऑफेंस कहते हैं। ठीक है ना? यही दो थ्योरी आज तक चली। तो जब वर्ल्ड वॉर के बाद जब ये डिसाइड किया गया कि भाई क्या माइट इज राइट के बेसिस पे हमें दुनिया चलानी है, कल को कोई हिटलर खड़ा हो जाए और कह दे कि भाई माइट इज राइट है तो हम चढ़ पड़े, हमारे पास दम है तो हम चढ़ लेंगे, ऐसे चलेगा? दुनिया ने कहा नहीं,
सो जस एड बेलम से आज दुनिया चली गई है जस कॉन्ट्रा बेलम पे, लॉ अगेंस्ट द वॉर। वॉर हैज बीन स्क्वायरली प्रोहिबिटेड। ये एडिफिस है यूएन चार्टर का, एडिफिस। अब जो भी देश अटैक भी करते हैं वो याद कर लीजिए, और मैं दावा दे रहा हूं, आप जब से यूएन चार्टर, कई लोग कहते हैं यूएन चार्टर फेल हो गया, लेकिन यूएन चार्टर ने देशों के सोचने का तरीका अलग कर दिया। कोई भी देश जो अब अटैक करता है ना, वो हमेशा ये कहता है कि हम सेल्फ डिफेंस में अटैक कर रहे हैं। कोई देश ये नहीं कहता कि हम यूज ऑफ फोर्स कर रहे हैं। सब ये कहते हैं कि यूएन चार्टर के जो परिधि है, जो उसका बाउंड्री है, जो उसका सर्कमफेरेंस है, उसके अंदर में अपने एक्शंस को लिया है। रशिया भी कहता है कि भैया हमारा जो है नेटो के अगेंस्ट में जो एक्शन है वो मिलिट्री एक्शन नहीं है, वो एक ऑपरेशन है। रिटॉर्शन कहते हैं उसको लीगल भाषा में, जो कि एक थ्रेशोल्ड से नीचे यूज ऑफ फोर्स होता है, उसको रिटॉर्शन कहते हैं, RETORSION। और जो वनली यूज ऑफ फोर्स आज की डेट में वैलिड है लिमिटेड एक्सटेंट तक, उसका नाम है लॉ ऑफ सेल्फ डिफेंस। सो सेल्फ डिफेंस की ही आजकल वॉर चलती है, प्रोएक्टिव वॉर कोई नहीं करता। अगर आप रशिया यूक्रेन का वॉर देखें तो उसमें नेटो के एक्सपेंशन के अगेंस्ट में और ब्रोकन प्रॉमिस के अगेंस्ट में रशिया ने वॉर किया। उसको वो कहता है ये मेरा सेल्फ डिफेंस है, चूंकि हमें नेटो से खतरा है। नेटो ये कहता है कि इन्होंने यूएन चार्टर में टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के प्रिंसिपल को वायलेट कर दिया, इसलिए ये एग्रेशन है। मगर पाकिस्तान हो, भारत हो, कोई भी देश हो, आज 1900 जितने वॉर हुए और जितनी नंबर ऑफ डेथ हुई, और 1945 से लेकर के 2025 तक में जितने वॉर हुए और जितनी नंबर ऑफ डेथ हुई, आप उनको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया कहां से कहां चली गई है। विश्व ने अपने सोचने का तरीका बदल दिया है। तो माइट इज राइट अब नहीं है। माइट इज राइट अगर होता तो चाइना जो है वो फिलीपींस पर चढ़ दौड़ता। माइट इज राइट जो चीजें हो रही हैं, आप अब तक कुलभूषण को फांसी चढ़ा चुके होते, नहीं चढ़ा पाया क्योंकि ICJ ने आपको रोक दिया। सो पॉइंट ये है कि यस, फोर्स इज रिलेवेंट, बट आज अमेरिका में भी वो हिम्मत नहीं है कि फोर्स के दम पे वो अपनी बात मनवा सके, वरना अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी आ चुकी होती, नहीं आई। माइट इज राइट का समय जा चुका है। माइट इज रिलेवेंट बट माइट इज नॉट राइट। व्हाट इज राइट नाउअडेज कि आपको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल डिस्कशन और टॉक्स इसी पे करना पड़ेगा। और ये माइट इज राइट का ही कॉन्सेप्ट जो था, यूरोप को 1000 साल लगा, क्योंकि उन्होंने उस क्रिश्चियनिटी में जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर ही नहीं है, आप पढ़ लीजिए उनकी कोई भी किताब उठा के, उसके बाद वो आपस में लड़ पड़े प्रोटेस्टेंट और कैथोलिसिज्म के नाम पे। जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया हुआ, जिसने यूरोप के लीगल ऑर्डर की पेव रखी, वो आप जरा ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया जाके पढ़ लीजिए। 2 ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया एंड ट्रीटी ऑफ म्यूनस्टर, वो दोनों जाके आप पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा शुरुआत कैसे हुई। तो इसलिए गॉन आर द डेज। आज यूरोप में जो आप डिस्पैरिटी इसलिए देख रही हैं कि यूरोप ने पिछले 80 साल में कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखा, इस वजह से वो इतना प्रॉस्परस हो गया। भारत इसलिए प्रॉस्परस हुआ था क्योंकि भारत ने हजारों साल तक कोई भी कॉन्फ्लिक्ट किया ही नहीं, इंटरनल छोड़ के। जो 2 महाकाव्य हमारे यहाँ रचे गए, रामायण और महाभारत, दोनों में आर्म कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र मिलता है, मगर वो दोनों जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो डिफेंस में है, सेल्फ डिफेंस में, वो प्रोएक्टिव नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि 2 न्याय यदि तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी भूमि तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर 80 न उठाएंगे। हम अगर न्याय है तो आधा जमीन दे दो हमें, अगर वो भी नहीं दे सकते तो 5 गांव दे दो। क्यों? जो हम अपने जस्ट से भी कम जो इंसाफ की बात करते हैं ना, आपके यहाँ पे खासकर इस्लामी, हमने कहा हम अपने इंसाफ से भी कम लेने को तैयार हैं वॉर को अवॉइड करने के लिए। वॉर की जो डिस्ट्रक्शन होती है उसको अवॉइड करने के लिए वी आर रेडी टू सेटल फॉर लेस देन व्हाट इज जस्ट, बिकॉज वॉर इज डिवास्टेटिंग। वो हमें बहुत पहले ही पता था, आज ये यूएन चार्टर बना के बैठे हुए हैं। प्रोएक्टिव सेल्फ डिफेंस जो है ये भारत की देन है, क्योंकि आप अपने आप से कट गए हैं। जिस दिन आप अपने जड़ों से जुड़ेंगे, आपको गर्व होगा अपने यहाँ के लोगों के थॉट प्रोसेस पे। तो अच्छा, ये मेरी वो है। तो माइट इज नॉट राइट, माइट इज रिलेवेंट बट नॉट राइट।
अच्छा मेजर साहब, मेरा आपसे सवाल है, अभी यूएई के जो हमने देखा कि आर्मी चीफ जो चीफ हैं वो मार्शल कह इंडिया में दिया। मौजूद। हाँ, फील्ड सबको मार्शल कहने फील्ड लगे। मार्शल बना दीजिए आफरी भाई। सही है भाई, सही है। आर्मी चीफ जो हैं यूएई के वो इंडिया में मौजूद हैं, और इंडिया के आर्मी चीफ ने उनसे ऑपरेशन सिंदूर का भी ज़िक्र किया। सर क्या कहना चाहेंगे? आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? बड़ी अच्छी बात है, दोनों की मीटिंग होनी चाहिए और गप्पे लगाएं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन वापस आता हूँ, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की, लेकिन छोटे बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी तकरीर है। छोटे बच्चे इसको देख के जरूर खुश हों, लेकिन बड़े बच्चों के लिए बता देता हूं कि कुवैत जो है, कुवैत कुवैत के ऊपर इसलिए था क्योंकि अमेरिकन इंटरेस्ट था। अमेरिका ने उसके बाद WMD वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के ऊपर इराक को भून दिया, लीबिया को भून दिया। मतलब उसके बाद अफ्रीका के अंदर जो ये कर रहे हैं, यूक्रेन में जो ये कर रहे हैं, मतलब जितनी भी इन्होंने जंगें की हैं उसमें देख लें, सीधा और सादा असूल है जनाब, जिसकी जेब में दम है वो चाहे अफगानिस्तान पे चढ़ दौड़े, चाहे वो गजा पे चढ़ दौड़े, चाहे वो जो है क्या कहते हैं उसको इराक पे चढ़ दौड़े, चाहे वो कहीं जंग कर ले, ना उसने कोई कंपनसेशन देनी है, वो अपनी वॉर कोऑपरेशन का नाम दे दे, जो मिजाज के यार में आए वो कर गुजरे। हाँ, छोटे बच्चों के लिए अच्छी तकरीर है डॉक्टर साहब ने जो बताई है, हम भी ये सुन के बड़े खुश हुआ करते थे। लेकिन जब थोड़े से बड़े हुए, दुनिया को देखा, ये सारी चीजें देखी, तो हमें समझ आई कि जनाब ये सब कुछ जो है उसी तरह होता है जिस तरह की एक एम्पायर चाहती है। मगरब का एक अरूज था, उस अरूज में ये जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जी यूरोप ने इसलिए तरक्की की, यस यूरोप ने इसलिए तरक्की की कि अमेरिका ने उनको आशीर्वाद दी हुई थी, और अब अमेरिका उनको कह रहे हैं कि जी सीधा हो जाए, तो यूरोप की जान निकली पड़ी है कि किस तरीके से थे कि जी जहां पे सूरज कभी गरूब नहीं होता था, उसी एम्पायर में ये देख लें कि आज बर्तानिया में मेरा ख्याल में उनके पास 60 टैंक भी नहीं है। अगर उनकी पूरी फौज की गिनती करें तो 60,000 भी नहीं है, और इसीलिए वो अभी रूस के आगे फंसे हुए हैं, रोज अपीलें कर रहे हैं, कभी कोई धमकी कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये है कि जी कोई बात बनने को नहीं है। तो बहरहाल मेरे हिसाब से मैं इस पे बिल्कुल कायम हूँ। जितना बेहतर अंदाज में आप इस बात को समझेंगे कि जियो पोलिटिकली माइट इज राइट, और अब आप इसमें ये भी देखिए कि जी अगर मोदी साहब जो है वो अपने लोगों के लिए, अपने उसके लिए कोई डिसीजन करते हैं, तो एक तरह से तो आप कह सकते हैं कि जी उनका राइट है, वो एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उसके लिए डिसीजन कर सकते हैं। लेकिन फिर जियो पोलिटिकल रियलिटी को भी सामने रखना पड़ता है ना, कि फिर लोग हैं वो उधर जॉब करते हैं, ट्रेड करते हैं, मतलब सामान आता है, सामान जाता है। अभी देखे ना अमेरिका कहाँ फंस गया, चाइना के आगे, रेयर अर्थ के ऊपर जाके फंस गया। तो अभी ट्रंप साहब जो टैरिफ्स लगा रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, ये क्या कभी जायज है? लेकिन जाहिर है कि एक एम्पायर है कि जी जिसका पूरा सिस्टम पे दुनिया की कंट्रोल है, डॉलर उनका है, स्विफ्ट उनका है, बैंक्स उनके हैं, जिसने जिससे कुछ खरीदारी करनी है। तो अब मतलब चूंकि अमेरिका की ताकत कम हो रही है, इसलिए अमेरिका के पास, और अमेरिका फंसा हुआ है ना, गजा में फंसा हुआ है, यूक्रेन में फंसा हुआ है, मतलब मिडिल ईस्ट के अंदर उसको प्रॉब्लम्स हैं, तो अमेरिका फिर वो वेनेजुएला के ऊपर जाकर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए अमेरिका भी अभी सारी जगहों से निकलना चाहता है कि भाई मैं वो यूक्रेन को खत्म करना चाहता है कि भाई ये खत्म हो, ये जंग, ताकि सिंगुलरली चाइना के ऊपर फोकस करूं। लेकिन अमेरिका को यूरोपियंस के, क्योंकि सारे इस एम्पायर के नीचे, मगरब के निजाम के नीचे पल रहे थे ना, तो इसमें आप देखें कि इन्होंने ये लिबिया जो है, नॉर्वे से ज्यादा तेल है इनके पास पर कैपिटा। नॉर्वे मेरे ख्याल में वो कहते हैं कि जी उनके पास जो है वो 1,000 ट्रिलियन डॉलर्स की रिजर्व है, मतलब 1,000 अरब डॉलर्स की उनके रिजर्व है नेशनल के, जो सारी पब्लिक के लिए उनके बेनिफिट्स आप सुने आप हैरान रह जाते हैं। लेकिन बाय द वे लीबिया के पास उससे ज्यादा तेल है। सूडान का देखें क्या हाल किया, मतलब ये साउथ सूडान और सूडान जो है, पढ़े हिस्ट्री, लाखों लोग मारे गए। ये टोनी ब्लेयर साहब जिनका भी वो नाम ले रहे हैं जी वो गजा के एडमिनिस्ट्रेटर वो बनेंगे, टोनी ब्लेयर साहब ने क्या अफगानिस्तान के अंदर किया नहीं पता। लाखों बच्चे, छोड़े बड़ों को, बच्चे सीरिया के अंदर जो कुछ हुआ नहीं पता। तो मुझे बताएं कि कौन डरा जी? अमेरिका को तो कोई डर नहीं लगा। कौन सी यूएन रेजोल्यूशन पास हुई जी, उन्होंने हर रेजोल्यूशन उठा के बाहर फेंकी। तो मेरे हिसाब से छोटे बच्चों की अच्छी तकरीर है, लेकिन बड़े बच्चों को पता है अच्छे तरीके से कि जी दुनिया का जो सिस्टम है
उसमें माइट इज राइट। मेरे पासपोर्ट के ऊपर और तरीका है दुनिया का बिहेव करने का, डॉक्टर साहब के पासपोर्ट के ऊपर और तरीका है, और मेरा ही पासपोर्ट बदल दें और डॉक्टर साहब का पासपोर्ट बदल दें तो आपको एक और बिहेवियर मिलेगा। ये हकीकतें दुनिया की। तो बहरहाल, लेकिन अच्छे जो गोल्स हैं, जो एवोल्यूशन है कि जी आप दुनिया को बेहतर से बेहतर बनाएं, मतलब उसमें ठीक है, डॉक्टर साहब की सारी बात अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि एक हॉस्टाइल वर्ल्ड है आउट देयर, और उसमें जहां पे अफसोस होता है, वो अफसोस ये होता है कि जहां पे एक दूसरे से हम फायदा उठा सकते हैं, वहां पे ये गोरे फिर भी हमसे बेहतर है कि वो मेंटली बैठ के बात करने के कायल है। क्यों? अगेन, मेरी फौजी मनमोजी समझ के मुताबिक रिवाहा ये बिल्कुल इस तरह है कि गोरे बैठ के डिस्कस कर लेते हैं कि पापा फौत हो गए हैं तो ये कुर्सी जो है तुम ले लो, ये जो है वो ले लेती है, स्टेसी को बाहर निकाल देते हैं, ये पापा की गर्लफ्रेंड थी इसको भी कुछ दे देते हैं, ये पापा का कुत्ता था इसको भी कुछ दे देते हैं। तो वो फिर भी, और हम कहते हैं बड़े सर्द हैं, इनमें वो प्यार मोहब्बत नहीं है जो हमारी फुफो का प्यार है, या हमारे चचा का प्यार है, या हमारे मामू का प्यार है। अब इधर हमारी तरफ क्या है? इतना प्यार है मामू का, इतना प्यार है चचा का, इतना प्यार है फूफो का, लेकिन बैठ के आपस में हम किसी मसले के ऊपर बात नहीं कर सकते। वहां पे एक जज्बाती तूफान आ जाएगा, पीछे बैठ के पीछे से हम कार्रवाइयां करते रहेंगे, पीछे से हम जो है वो करते रहेंगे, लेकिन हम सामने बैठ के रियलिटी को फेस नहीं कर सकते। तो मेरी अपनी समझ के मुताबिक ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं इनकी एक खूबी जरूर है, और वो खूबी ये है कि जी कॉल अ स्पेड, ये बात को करते हैं, करके बैठते हैं, कहते हैं यार मैंने आपके साथ यहाँ पे ये धोखा किया, आपने मेरे साथ ये किया, हमने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया, आपने मेरे लोग मारे, मैंने आपके लोग मारे, लेकिन यहाँ पे हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। उसकी मिसाल ये है कि रशियन सोल्जर्स को मार रहे हैं, यूक्रेनियन सोल्जर्स मर रहे हैं, लेकिन वहीं से पाइपलाइनें जा रही हैं कि जिनके अंदर से तेल जा रहा है। और यही तो जयशंकर साहब कह रहे हैं कि भाई आपका टॉमी टॉमी और हमारा कुत्ता कुत्ता, तो आप जो है उधर से तो ले सकते हैं तेल, लेकिन हमें मना है तेल लेना। यही तो उनका आर्गुमेंट है ना जी। तो मैं ये बात कर रहा हूं कि जी हकीकत ये है कि वो फिर भी प्रैग्मेटिकली चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये है कि मतलब इंडिया पाकिस्तान के लिए लें, मुझे इनकी पूरी बोली समझ आती है, इनको मेरी पूरी बोली समझ आती है, लेकिन क्या हम कोई मसला रिजॉल्व कर सकते हैं? क्या हम किसी बात के ऊपर बैठ के प्रैक्टिकली बात कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? जज्बाती रिश्तेदारी है बस उसमें, बस ये भी बस वो, और आपके प्रोग्राम की हाई रेटिंग, दैट्स इट। थैंक डॉक्टर यू योर साहब ऑनर फॉर लिसनिंग पेशेंटली। डॉक्टर साहब, अब आपकी बारी है और आपने इस पे भी एनालिसिस अपना बताना है कि यूएई के जो आर्मी चीफ हैं वो इंडिया में मौजूद हैं और आपके आर्मी चीफ ने फिर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर दिया। आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर को बहुत दिल पे ले लिया। क्या कहेंगे सर आप? कहाँ पे ले ले उसको, दिल पे न ले तो। देखिए ऐसा है रिवाहा जी, कि मेजर साहब ने कहा कि जो मैंने कहा वो बच्चों के लिए है और बड़ों के लिए नहीं है। छोटे पर बच्चों के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए भी छोटे नहीं, छोटे बच्चों के लिए, ठीक है, माइनर्स के छोटे लिए। ठीक है, माइनस के लिए इन्फेंट ले लेते हैं। ये जो दोस्त टीन्स हैं उनके लिए ऑन अ देखिए लाइटर नोट। जी, जी, ऑफ कोर्स बट मेरे कहने का ये मतलब था कि जब बच्चा बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाए कि वो मैच्योरिटी की बेसिक बात ना समझ पाए, वो प्रॉब्लम हो गई है। ये बड़े बच्चे जो इसको समझ नहीं रहे, जो फंडामेंटल्स बचपन में बन जाने चाहिए। यदि आपके फंडामेंटल्स बचपन में ठीक नहीं बने ना, तो फिर आप बड़े होकर के कुछ-कुछ पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आता। दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज़। फंडामेंटल्स आर गॉन, ठीक है ना? ज़ीरो। तो अब वो ऐसा बड़ा बच्चा है जिसके पास फंडामेंटल्स नहीं है, बट वो बड़ी-बड़ी बातें पढ़ रहा है विदाउट अंडरस्टैंडिंग देम, ठीक है? अच्छा है। ये इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये सगे रिश्तेदार होते हैं कि बेटा तुम नहीं खराब, तुम्हारे पापा, उनके पापा सारे खराब। नहीं, नहीं, मैं तो बेटे को कह रहा हूँ कि बेटा तुम बड़े हो गए बिना फंडामेंटल्स पढ़े हुए, और तुम जो है वो अब आईईई रोडोव सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, दिक्कत ये हो जाती है। देखिए मैं बार-बार कह रहा हूँ, मेजर साहब ने जितने एग्ज़ाम्पल दिए, वो सारे जी वेस्ट के दिए। जी वेस्ट ने लीबिया उड़ा दिया, जी वेस्ट ने इसको उड़ा दिया, सऊदी अरेबिया को उड़ा दिया। सऊदियों ने जितना हुतियों को मारा है यमन में, सीरिया में, जो आपस में लड़ गए, सीरिया में क्या नाम है, सऊदी और सीरियन, वो क्यों 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 हुआ भाई?
आप जरा नंबर ऑफ कैजुअलिटी उठा लीजिए, जितने जितने वेस्ट एशिया में आपस में इन लोगों को मारा है और वेस्ट ने जितने मारा है। आपकी दिक्कत यह है कि आपकी जो नजरिया है वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट को देखता है, उसके कॉन्फ्लिक्ट को देखता है। मैं आपको जंजावीदों ने जितना सूडान में, जंजावीद आप जानते होंगे, अरबियन जो वो थे टेररिस्ट, जितने उन्होंने सूडानियों को मारा है, क्रिश्चियनों को मारा है, उसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन आपको दिखता ही नहीं है वो सब। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, वो अगर माइट और राइट होता तो अलकायदा इस दुनिया पे रूल कर रहा होता। अलकायदा ने यही समझा कि माइट इज राइट, नहीं कर पाया। मैंने कहा माइट विल बी रिलेवेंट बट माइट विल नॉट बी राइट। नो मैटर व्हाट अलकायदा डज, it will never be a right. I have never ruled out कि might will never play its role. अगर आपके पास इंडियन पीनल कोड है या क्रिमिनल लॉ की किताब है, इसका यह मतलब नहीं है कि समाज में हत्या और रेप और बलात्कार होना बंद हो जाएंगे। ये सब होगा, मगर समाज चलेगा उस पीनल कोड से। इसलिए मैंने कहा था, मेरे बात को यदि मेजर साहब थोड़ा सा ध्यान से देते, कि माइट विल बी रिलेवेंट बट नॉट राइट। इलीगल माइट विल बी कॉल आउट। अमेरिका को जाना पड़ा अफगानिस्तान से, अमेरिका को जाना पड़ा इराक से, अमेरिका को जाना पड़ा कोरिया से, अमेरिका को जाना पड़ा वियतनाम से। किसी ने नहीं कहा कि जो उन्होंने किया है वो ठीक किया है। माइट इज नॉट राइट। माइट इज राइट का मतलब कि आप गलत भी हो और आपने सही, आपने युद्ध के बल पर जीत लिया तो वो जस्टिफाइड हो जाता है। नहीं किया, कोई नहीं कहता उसको। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वॉर नहीं होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूज ऑफ फोर्स नहीं होगा, होगा, मगर दुनिया उसको राइट नहीं कहेगी। वरना कुवैत के ऊपर जब चढ़ गया था इराक तो दुनिया उसको सही कह देती। सीरिया की लड़ाई किसने लड़ी? सीरिया को अमेरिका ने बर्बाद किया है। अल बसर से लड़ाई किसने लड़ी? आप जरा जाकर के देख लीजिए, वहां तो रशिया भी पहुंच गया था अमेरिका के अगेंस्ट में। काउंटर अमेरिका और रशिया की लड़ाई थी। अमेरिका और यूएई में, अमेरिका और सऊदीया मिलकर किससे लड़ रहे थे? अफगानिस्तान में कौन लड़ा? रशियंस को तो नजीबुल्ला ने, या जो भी उस समय के थे, मैं नाम भूल रहा हूं, उन्होंने इनवाइट किया था कि आओ तुम यहां पे, इस्लामियों का कब्जा हो रहा है। दे वांटेड टू स्टॉप इस्लामाइजेशन ऑफ अफगानिस्तान। बाद में हुआ भी वही। उसकी जो उस समय के लीडर की जो सस्पिशन था वो तो सही हो गया ना। अमेरिका ही उस राइजिंग टाइड ऑफ इस्लाम को फिर बाद में आज वॉर ऑन टेरर के नाम से लड़ता रहा। क्यों लड़े फिर तुम अफगानिस्तान में, जब रशिया को बुलाया गया कि भैया रोको यहाँ का जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है? और उस रेडिकलाइजेशन को तोड़ा उन्होंने रेडिकलाइजेशन से। आज आप दोनों के लिए सरदर्द बना हुआ है। कौन है उसका जिम्मेदार? सऊदी अरेबिया नहीं जिम्मेदार है जो अफगानिस्तान में हुआ, सिर्फ अमेरिका जिम्मेदार है। एवरी डॉलर ऑफ अमेरिका वॉज मैच्ड बाई सऊदी पेट्रो डॉलर। लेकिन आपने बिल जी वेस्ट के नाम पे फाड़ना है। ये अलकायदा की, जब ये अफगानिस्तान की लड़ाई हुई थी उसमें अलकायदा का ये जो हीरो है, बाद में आप लोग का दिल के सबके करीब है, भले जबान पे जो भी हो, मेजर साहब से पूछिए, उनके दिल में, मेरे घर में मुझे पूरा यकीन है किसी न किसी रूम में बिन लादेन की फोटो जरूर होगी। ना हो ये संभव ही नहीं है। मन में वो तो अभी बोलना पड़े वर्ड में कि हाँ जी वो तो गलत है, टेररिस्ट है, लेकिन आप डीप डाउन डाइव कीजिएगा तो कहेंगे नहीं, आदमी वो सही था यार, अच्छा आदमी था वो, उसने वेस्ट को अच्छी दांत खट्टे किए वेस्ट के। सऊदी अरेबिया अफगानिस्तान के टेरर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अफगानिस्तान में आज जो हुआ उसके लिए सऊदिया रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सिर्फ अमेरिका रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आपकी चेरी पिकिंग की आदत हो चुकी है। वेस्ट की सारी फोर्सेज आपको दिखती हैं, वेस्ट का सारा यूज ऑफ फोर्स आपको दिखता है, लेकिन सऊदियों का यूज ऑफ फोर्स आपको नहीं दिखता, या अरबों का यूज ऑफ फोर्स नहीं दिखता। आपको लगता है लीबिया में सिर्फ और सिर्फ टोनी ब्लेयर और इन लोगों ने अकेले किया था? लीबिया में अरबों का हाथ नहीं था गद्दाफी को हटाने में? इनकी आपस की लड़ाई नहीं थी? मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप ना, अमेरिका ने जितने इन्वेजन किए हैं वेस्ट एशिया में और उनसे जो कैजुअलिटी हुई है रिलेटेड टू डेथ, उसका आप लिस्ट निकलवाइए, और जितने इन्होंने मारे हैं हुतियों को यमन में, सीरिया में और दूसरे कॉन्फ्लिक्ट में जितने मारे हैं आईएसआईएस ने और सबको, जरा उसकी लिस्ट निकलवाइए। माइट इज राइट अगर होता तो आईएसआईएस का दुनिया में वो बोलबाला हो रहा होता। जी मेजर साहब आप बोले, फिर मैं बोलूंगा। डॉक्टर साहब, अफ्रीका को गुलाम रखने में और बर्बाद करने में गोरे का हाथ था, और क्या उसमें अफ्रीकन भी रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, गुलाम तो फिर सबने बनाया ना, सऊदियों ने, अरबों ने नहीं, सब नहीं। मुझे ये बताएं कि क्या स्लेव ट्रेड जो अफ्रीका के अंदर हुई, जाहिर है अफ्रीकन ने अफ्रीकन को पकड़ के दिया ना, गोरे के हवाले। गोरों ने तो जाके हर अफ्रीकी को नहीं पकड़ा,
अफ्रीकन ने जाके जंगलों के अंदर से अपने अफ्रीकन को पकड़ के गोरों को बेचते रहे। तो नहीं, क्या वो देखिए, उसपे सुने ना, अब वो जुर्म गोरे का है या वो जुर्म उस अफ्रीकन का है कि जो गोरे के साथ मिल मैं गया? आपकी एग्जांपल से आप क्या एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, परहैप्स आई एम नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड। आप ये कह रहे हो कि चूंकि अफ्रीकन्स मुलविस थे या एड कर रहे थे स्लेव ट्रेड को, तो इसलिए अफ्रीकन रिस्पॉन्सिबल है उस एक्ट के लिए। नहीं, आपकी दलील के मुताबिक अफ्रीकन रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन मेरी दलील के मुताबिक तो मेरा दलील क्या है? जो मैं तो जो दोनों जो मैं जो एड नहीं कह रहा हूँ। स्पॉन्सर है, सुने, आप जो एडिंग स्पॉन्सर एंड है, अबेटिंग की बात कर अब रहे हैं। मैं आईएसआईएस का स्पॉन्सर वेस्ट है। ये सीरिया के नहीं, अंदर जो जंग हुई ये उसका तो स्पॉन्सर मजाक है वेस्ट कि है। अबू अल बगदादी को वेस्ट ने बनाया। यस, तो बस इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं रिलीजन पे नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूं कि अबू अल बगदादी आपका कहना है कि वेस्ट बनाया। ये यस, जो ईरान जो अभी आईपी खुरासान चल रहा है, क्या नाम है, आईएस खुरासान हाँ, जिसको कहते हैं, वेस्ट सब वेस्ट वेस्ट बना रहा है। और ये वेस्ट तालिबान भी वेस्ट ने बना दिया। वेस्ट तो ये तालिबान के लोग जो हैं ये अमेरिकन गुलाम हैं, ये आपके कहने का मतलब है? नहीं, देखिए जी, सबके पीछे वेस्ट है। उसामा बिन लादेन वेस्ट, कैसे वेस्ट है? कैसे वेस्ट है? देख लें आप क्या अब किया। वेस्ट डॉक्टर ने तो साहब, अफगानिस्तान में डॉक्टर साहब, डेमोक्रेसी। डॉक्टर साहब सुन लीजिए, डॉक्टर साहब सुन लीजिए। मेरे क्वेश्चन का जवाब दें। वेस्ट ने 10 साल बिलियंस एंड ट्रिलियन डॉलर लगा करके नेशनल डिफेंस फोर्स खड़ी करी, कॉन्स्टिट्यूशन दिया, और उसके बाद 2-2 इलेक्शन करवाए। क्यों नहीं आया अफगानिस्तान में इलेक्शन, डेमोक्रेसी? डॉक्टर साहब, मैं डिफेंस के बिजनेस से हूँ। अरे मैं एक डिफेंस और का स्टूडेंट हूं। सुन लीजिए, इट्स अ नाइस वे ऑफ मेकिंग लॉट ऑफ मनी। War is a very nice way of making a lot of money. मनी, बट इंडिया से क्यों नहीं बना पा रहे? चाइना से क्यों नहीं बना पा रहे? वियतनाम से क्यों नहीं बना पा रहे हैं? सऊदी अरेबिया से क्यों नहीं बना पा रहे हैं? यूएई से क्यों नहीं बना पा रहे हैं? ये सारी लड़ाइयां कोरिया में क्यों नहीं हो रही है कि सऊदी अरेबिया से बना पा रहे हैं? नहीं, सऊदी अरेबिया की सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करके क्यों नहीं बना पा रहे हैं भाई? बात तो सोसाइटी के डिस्ट्रॉय करने की हो रही है ना। उनकी सोसाइटी, उनका सिस्टम इज इन सिंक। देखिए मेजर साहब, द पॉइंट मैंने आपसे कहा ना, आप लोग की एक प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ा बायर, लार्जेस्ट डिफेंस परचेजर ऑफ यूएस सऊदी अरेबिया। नॉर्मली मैं जिसे कहते हैं ना स्ट्रॉ मैनिंग नहीं करता। आई डोंट डू स्ट्रॉ मैनिंग एट ऑल। लेकिन ये आज मुझे कहना, स्ट्रॉ मैनिंग मतलब मैं जो आर्ग्यूमेंट दे रहा है उसके आर्ग्यूमेंट को ना अटैक करके बंदे के ऊपर अटैक करना, वो काम मैं नहीं करता, राइट? सो उसको स्ट्रॉ मैनिंग कहते हैं ना यार। अब आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। चलो, जो भी है, बात समझ आ गई, आगे चले। अंग्रेजी कौन सी हमारी जन्म भाषा है? नहीं, फिर भी a logical fallacy that involves misrepresenting, और yes, ठीक है। मुझे खुशी होगी अगर आप अंग्रेजी की टांगे तोड़े। आई विल बी हैप्पी। नहीं, मैं किसी की टांग नहीं तोड़ूंगा, मैं सबके टांगे दबाऊंगा। सर, एकदम से ये जो रिश्तेदारों की तरह ऊपर चढ़ जाते हैं ना कि बेटा देखो मैंने कभी किसी का बुरा नहीं कहा। ये डॉक्टर साहब, मैं टू ओल्ड एंड टू ग्रम्पी फॉर दैट। आपके रिश्तेदार खाली स्कीमिंग पीपल है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अभी वो आप रिश्तेदार चेंज करें पहले तो। आपके रिश्तेदार में खतरनाक लोग हैं भाई, जो स्कीमिंग कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। बड़े मेरे रिश्तेदार ये प्रोग्राम देखना शुरू हो गए ना डॉक्टर साहब, तो वो आके बताएंगे कि ये मेजर बकवास कर रहे हैं। हाँ, वो ठीक है, वो अच्छे रिश्तेदार है। तो पॉइंट मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए मेजर साहब, ये आपको समझना पड़ेगा कि एक रीजन है वेस्ट एशिया में वायलेंस का, एक रीजन है, एक हिस्ट्री है उनकी वायलेंस के साथ। उसको कम्युनिस्ट जो है वो ये दिखाता है कि ये वायलेंस उनका नहीं है बल्कि वेस्ट का क्रिएशन है। जब तक वो अंदर नहीं झांकेंगे, एक देखिए थ्योरी का, आप थ्योरी को, बम वम में दम नहीं होता, बम 2 कौड़ी का होता है, दम होती है थ्योरी में। एक थ्योरी आई कि अल्लाह की फोटो, या उसको दिया गया मोजेस जी को दिया गया कि भाई पिक्चर नहीं बनाना है, दाउ शैल नॉट इनग्रेवन द इमेज। इस एक थ्योरी ने, लोगों ने नहीं पूछा क्यों नहीं बनाना है, क्या नुकसान हो जाएगा, कुछ नहीं। 10 कमांडमेंट की एक कमांडमेंट आई कि उसकी कोई थ्योरी नहीं बनाना चाहिए। यूरोप में मूर्तिकार, शिल्पकार सब बंद हो गए। उनसे पूछो इसका क्या लॉजिक है भाई? तो उनका लॉजिक है जी भगवान तो ऊपर है, उसमें ऐसे कैसे आ जाएगा भगवान, तुम तो पत्थर की पूजा। अरे भाई, सब मानने का खेल है।
लेकिन थ्योरी की दम ये होते है कि इंसान अगर कन्विंस हो जाए तो वो बेमियान में जो है बुद्धा की मूर्ति तोड़ने लगता है। पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि जो फोर्स है वो आइडियोलॉजी का सेंट्रल पार्ट है, जिसको आप अपना रिलीजन कहते हैं। वो फोर्स आप उसमें से नहीं जस्टिफाई कर सकते। मैंने कल आपको सुना भी दिया था, आपके बड़े स्कॉलर जिनको आप चाव से सुनते हैं या सुनते थे, जिनका नाम है अल्लामा महरूम खादिम हुसैन रिजवी साहब। अल्लामा महरूम खादिम हुसैन रिजवी साहब की विद्वता ये थी कि इन्होंने प्रॉफिट की तलवार की नफी करी है। चूंकि वो ये दिखाना ही नहीं चाहते कि इस्लाम में एक प्रोएक्टिव रोल है वायलेंस का, तो वहां जो वायलेंस हो रहा है, वरना बुद्धिस्ट मंगोलिया में सारा वायलेंस का नहीं हो रहा है। मंगोलिया क्यों नहीं खरीद रहा है भाई वो वेपन? क्योंकि मंगोलिया का तो आधा मंगोलिया चाइना कब्जा करके बैठा हुआ है, जिसको वो इनर मंगोलिया कहता है। आउटर मंगोलिया एक देश है जिसके की उलान बुटार एक कैपिटल है। क्यों नहीं लड़ रहे मंगोलियन आपस? डॉक्टर साहब, ऑयल, अरे भाई ऑयल तेल, तो, अरे भैया ऑयल तो नाइजीरिया में है, ऑयल तो तो सब देख ले हाल, वेनेजुएला में है। सबका हाल देख ले। मैं आपको अभी अरे वो भाई आपसे कहीं ज्यादा वो जो ऑयल आप जब एक बात बताइए, आप जा करके केस पढ़िएगा, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लॉ का केस था। जब मुअम्मर गद्दाफी पावर में आया तो उसने अरामको जो कंपनी थी, आपको पता है अरामको क्या है? अरब एंड अमेरिकन कंपनी उसका नाम है। अरामको का काम ही था कि वो पेट्रोल को निकाल करके और उसके बाद जो है उसको मार्केट में बेचे। तो इतने साल तक क्यों नहीं हुआ जब उसने नेशनलाइज कर दिया था अमेरिकन कंपनी से सारे के ऑयल के राइट लेकर के? भाई देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता एकदम कोई यूज नहीं हुआ होगा, लेकिन वेस्ट एशिया की सारी वायलेंस का जड़ अमेरिका है। ये नॉनसेंसिकल है, ये स्टूपिडिटी है। डॉक्टर साहब, एक मिनट, आखिर में आपको एक अच्छा क्लिप दिखाता हूँ और आपके सारी बातें सेटल हो जाएंगी। एक सेकेंड। दिखा अच्छा दीजिए, जी, आप लोग अभी मैंने स्क्रीन शेयर करनी है ना? जी। ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी मुझे सर, आप आ रही। नजर आ रहे हैं मेजर साहब। केएनपी आप भी मेरी देखते हैं, हम स्क्रीन भी देखते हैं। Gentlemen, आवाज आ रही है? it has been a pleasure and an honor to meet you and your people. The U.S. पूरा government कीजिए स्क्रीन। supports you in every possible way, ideologically, of course. However, we cannot offer any military aid at this time. With all due respect, Ambassador, we need more than that. We are dealing with terrorism on a daily basis. Oh, that's unfortunate. Warlords overrun villages. Yes, that's regrettable. Rapes, tortures, all manner of human atrocities. That's really sad. But the U.S. military is simply spread too thin. We can't afford another intervention at this time. But what we could use your help with, really, is protecting our vulnerable, plentiful, and newly discovered oil reserves. Oil? Excuse me 1 second. Operation Golden Eagle is a go. Welcome to democracy. लीजिए, मैं आपको इसका एक मैं शेयर करता हूँ, आइए। डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा टेररिज्म है, हमले हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, बच्चे कत्ल हो रहे हैं। उसने कहा यार हमारी फौज बड़ी बिखरी पड़ी है, बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ हमदर्दी कर रहा हूँ। उसने कहा जी बहुत ज्यादा ऑयल है, अगर उस पर कोई थोड़ी नजरें करम। तो उसने कहा ऑपरेशन ईगल इज अ गो। ये मैंने नहीं बनाया, ये अमेरिकन खुद अपनी कॉमेडी बना रहे ठीक है, अमेरिका में ही आपके नोएम चोम्स्की रहते हैं, वो छोड़े ना। देख, मैंने नीचे कुछ शेयर किया, उसको ला दीजिए। नोएम चोम्स्की से आपको भाई वो सारे दो, एक शकील साहब और उनके चंद चाहने वाले, ये मैंने देखा हुआ है। नहीं, और इसको देखिए आप। ये मुझे बड़ा पसंद है, मैंने सुना। आपकी कंट्री का नाम ले रहा है? हाँ, क्योंकि उस टाइम पे हम बहुत पॉपुलर थे अफगानिस्तान वॉर की वजह से। अरे वो इराक और सीरिया को भी ले रहा हो। आई डोंट केयर इफ आई एवर कम बैक। देखिए, हाँ, लेकिन इसका इस वीडियो का मैसेज समझें
इस वीडियो का मैसेज ये है कि अमेरिका के बहुत सारे इलाकों को गरीब रखा जाता है ताकि वहां से फौजी भर्ती हों और इन अरे जगहों वो पे तो जाए। दुनिया के, वो आगे सिर्फ चलिए। अमेरिका के, वो दुनिया के सारे स्टोरी में आपके यहाँ पे जो जो भर्ती हो रहा है वो मतलब देशभक्ति में भर्ती हो रहा है। अब हाँ, पाकिस्तान की आर्मी का तो देशभक्ति से कोई लेना ही देना नहीं है। और पाकिस्तान क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, क्या बात कर रहे हैं? आपकी आर्मी का देशभक्ति से क्या लेना देना है? देशभक्ति तो आपके लिए एक कुफार है। क्या हो गया डॉक्टर साहब, हम इस मिट्टी से प्यार करते हैं, इस या मिट्टी को अपना अल्लाह, खून देते हैं। मोहम्मद आफरीन के ऊपर बम मार दे तू। आप मिट्टी से हम्म, प्यार करते हैं? हाँ हाँ, आप मिट्टी के इस लोग हैं क्या? जमीन को चूमते हैं डॉक्टर साहब, इसको अपनी माँ मानते हैं। अरे हमें आप चिढ़ाते हो माँ मानने वालों कह करके कि नो ये माँ नो मान, नो 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 नो, आपकी मिट्टी माँ नहीं है। आपको तो सिखाया गया है मेरी कि माँ है, माँ आपको गोली माँ मार दो। माँ से भी बढ़ के है सर, मिट्टी पालती है, नहीं 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 इसमें नहीं, दफन बाप होना है। को अगर रिलीजन के सामने माँ को छुरी मारना पड़े तो मार दो, बाप को गोली मारना पड़े तो मार वो दो। ये है, मैं आपको बुढ़िया भी दिखा दूं, हदीसें वो दिखा दूं देखें, मैं। वो एक और कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि मुझे आप अपने जिहाद फी सबिलुल्लाह के रास्ते पे हो, आप नहीं मानते धरती को माँ, इसीलिए अपना मजाक उड़ाते हो नहीं डॉक्टर साहब, वो कि ये नबी धरती को माँ सल्लल्लाहु बनने अलैहि वाले वसल्लम माँ से माँ मानते बाप हो। से ज्यादा प्यार है, लेकिन इसके अलावा ये जमीन माँ है। क्या बात कर रहे हैं? जो वतन मेरा है वो मेरी माँ है। जो वतन, भाई हदीस है। भारत का मुसलमान कहता है हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे क्योंकि तुम भारत को माता कहते हो। ये भारत का मुसलमान तो कहता है, अभी मैं सुना हूँ। पापा कहते हैं, हैं पापा कहते हैं, मतलब पापा नहीं देखें, कह सकता वतन क्योंकि से तो भैया अब्बा एक ही है, सारी तो अम्मी है। अब मैं फिर हदीस पे ले जाऊंगा, परेशान हो जाएंगे। हाय 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 हाय, क्या डायलॉग बोल दिया, क्या डायलॉग बोल दिया, क्या कहने, भाई क्या मैं कह कहने। रहा हूँ ये बात तो थी ही। देखिए, अरे अब बिल्कुल। अचानक से 56 मिनट्स 42 थैंक यू सेकेंड्स। सो सुनिए मच ना, डॉक्टर साहब। एक मिनट रुक जाइए, ये बात की फिनिशिंग यहाँ कर, टेक केयर। मैं कह रहा हूँ नहीं कि प्लीज। भाई मैं आपसे 1 मिनट ले रहा हूँ कि टेक केयर हो गया वहां अचानक से यार। एक तो आप कोई भी भारत के मुसलमान से मिल लीजिए, उससे बोलिए भाई भारत तुम्हारी माता है, कहता भारत हमारी माता है और बैल हमारा बाप है। वो इतने लिटरलिस्ट हो चुके हैं, इतने लिटरलिस्ट हो चुके हैं कि उनके पास है ना, जैसे कंपनी कभी आप, अब आप लोग तो खैर फौजी हैं तो कंपनियों से तो डील करते ही होंगे। कंपनी जो है ना उसको लीगल पर्सन माना जाता है, यानी कि उसमें सारे ह्यूमन के वर्चूज उसको लीगली दे दिए गए। कंपनी कैन ओन अ प्रॉपर्टी, अदरवाइज द बेसिक लॉ ऑफ द लैंड इज, ऑफ एनी लॉ ऑफ द लैंड इज, कि कोई भी प्रॉपर्टी मनुष्य के अलावा ओन नहीं कर सकता। तो कंपनी प्रॉपर्टी कैसे ओन करती है? बिकॉज लॉ के फिक्शन के द्वारा आप कंपनी में ह्यूमनिस्ट, जिसको लीगल पर्सन कहते हैं, आप क्रिएट करते हो। तो क्वेश्चन ये है कि माँ जो है, जब आप ना कभी अगर हो सके तो जाके किताब पढ़िएगा, उसका नाम है प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड बाय जॉन ऑस्टिन। इट्स अ वेरी शैलो इंटरप्रिटेशन, बट उसके इंटरप्रिटेशन, उसके एनालिसिस, बट उसकी एक एनालिसिस का पार्ट ये था, उसने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, लॉ क्या है। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं मेजर साहब, डिफाइन मदर। आपको भी पता चल जाएगा कि कितना टफ है। डिफाइन मदर। सर नेक्स्ट प्रोग्राम में सवाल इसका जवाब देंगे, ठीक है? 1 मिनट कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ये थैंक यू। डॉक्टर साहब रिबाहा से पूछ लीजिएगा, मेरी जो डीपी है उस पे ये आपको बता देंगे, स्क्रीनशॉट भेज देना डॉक्टर साहब को। बिल्कुल। अरे भाई आप लोग सर कोई शॉर्ट ना भेजे यार, हम शॉर्ट ना हो जाए एक तो आप ऐसे। और नहीं होते डॉक्टर साहब, नहीं होते, भाई आप सही आप ये समझ, देखिए अरे डॉक्टर वही तो साहब, डर है कि हम इधर हैं आप उधर हैं, इसी बात का तो डर है। उठा लिए डॉक्टर साहब जाते। आप लाहौर से खुंजराब जाएंगे, सॉरी कराची से खुंजराब जाएंगे, और मैं NH 44 पे कश्मीर से कन्हैया कुमारी जाऊंगा। आपको कश्मीर लेगा, आपने उसको ठोक देना कि ये मेरा है। आपके साथ तो अलग ना ही तो पंगा क्या है, मेरा ही है, और क्या है, नहीं, सब बिल्कुल मेरा है सर डॉक्टर साहब, सब मेरा है, पूरा भारत मेरा है। ये बात मैं क्या हो मानता हूँ, मगर हाँ? गजवाई हिंद के नाम पे तो आपका नहीं हो सकता ना, ऐसे भारतवासी के रूप में तो है ना आप। और सर जब आएगा वक्त तो गजबा हिंद भी लड़ हर लेंगे, वो कुछ के आदमी, देखिए मेजर साहब, मुताबिक। मैं एक बात क्लियर, हर वो आदमी जो धरती को माँ मानता है, ये भारत उसका है, हाँ, क्योंकि ये हमारी माँ है। तो डॉक्टर हम साहब क्या बात कर रहे हैं, क्या ये जो दरिया सिंध, आप जाके देखें इन पहाड़ों को, जो जहां से ये दरिया निकलता है सिंध का, सर आप हैरान हो जाते हैं कि कुदरत ने मुझे यहाँ पैदा कर दिया, फिर आप कहें कि जी ये धरती मेरी देखिए, माँ नहीं है। क्या बात करते हैं डॉक्टर मैं साहब? आपको एक बात बताऊं, जब मैं आपके, मैं गया नहीं हूं,
लेकिन राजस्थान के डेजर्ट आप देखें थार डॉक्टर साहब, मैं ये जितने आपके प्रोग्राम सुनने वाले हैं, बड़ी माजरत, एक तो रिबाहा मैंने आपसे माजरत करनी थी, पिछले प्रोग्राम में खाम मैंने इतना वो भाषण दे दिया कि जनाब ये जो है क्या उसको कहते हैं, रिजवी सोचा समझा प्रोग्राम करते हैं ताकि व्यूज मिले। ये वो किसी हद तक वो बात ठीक होगी, कुछ आप मेरा प्रोपेगेंडा कह लें, लेकिन मैं उसको, मेरा ख्याल में बाद में मैं सोच रहा था कि मैंने ज्यादा कह दिया, लेकिन एक और गुस्ताखी करने लगा, तो उसमें माजरत, लेकिन एक और गुस्ताखी करने लगा, और वो ये कि मैं व्यूअर्स को ये जरूर कहूंगा कि एक रात कभी डेजर्ट में जाके रहें, रात, दिन नहीं, दिन तो टफ होता ही होता है, लेकिन रात। और अगर कोई गोठ मिल जाए, कोई राजस्थानी मिल जाए, कोई ये पाकिस्तान वाली साइड के ऊपर जो पन्नू आकेल, ये जो सखर, और इस साइड पे सालेपत वगैरह, ये भी राजस्थान के साथ मिलता है, आधा उधर है आधा इधर। वहां पे उस गोठ में उनसे मैंने डॉक्टर साहब वहां पे पूछा, मैं एक एक्सरसाइज के लिए वहां पे गया हुआ था, तो मैं वॉलंटियर करता था कि सब चले जाएं वापस, मैं सबसे आखिर में ना, सारे काम मुझे दे जाओ, मैं आखिर में आऊंगा। और आखिर में मैं इसलिए रुकता था क्योंकि फिर मैं सबसे सीनियर होता था, तो जाहिर है कि फिर मैं थोड़ी बहुत अपना घूम फिर सकता था। यूं तो वहां पे एक चरवाहा था, तो मैंने उससे पूछा कि भाई कौन है तेरा मजहब? उसने कहा जी ऊपर एक नीली छत वाला है, वो बारिश देता है, मेरे ये जानवर पलते हैं। उसने कहा दैट्स टोटल लाइफ। और उसके साथ सारी रात मैंने गप लगाई। उसने कहा मैं बारिश के पीछे पीछे जाता हूँ, पानी के पीछे पीछे जाता हूँ। अरे उसने मुझे और कुछ भी नहीं पता। हमने भी तो यही कहा था, जिस मिट्टी कुछ से सुने ना, तो डॉक्टर साहब आप डेजर्ट में बैठे रात को, मेजर साहब आपको मैं ये सारी मेजर बातें, साहब आपको मैं सारी बातें भूल जाएंगी, आपको मेजर सारी साहब बातें भूल जाएंगी। मेजर साहब मैं ये आपसे बात मेरे हिसाब से सुनिए ना बहुत मेजर साहब मामूली बातें हैं जो आप और मैं डिस्कस करते हैं मेजर सर। साहब हमें अरे कोई मामूली नहीं, मैं तो भैया माँ गाजर बातें करता हूँ। मैं आपसे क्या कहने वाला हूँ मेजर साहब, दिल की बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्पेड है स्पेड। आप मनुष्य बहुत अच्छे हैं, यू आर अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग एंड यू हैव अ वंडरफुल थॉट प्रोसेस। कुछ थॉट प्रोसेस आपके वो है, ट्वीक्ड है, वो परहैप्स वन ऑफ द फॉल आउट ऑफ बीइंग। बुनियादें खराब है ना, बुनियादें बेसिक नीचे गड़बड़ हाँ, होगी ना, फंडामेंटल बुनियादें फंडामेंटल का तो एफ सीमेंट नहीं है पूरा नहीं भाई। डाला ना, आगे चले। सुनिए, बाकी दुनिया में फंडामेंटल होता है, पाकिस्तान में अंडामेंटल है, फॉग गायब है यार उसमें से। तो पॉइंट मैं ये कहने लगा हूँ कि जो बातें आप कह रहे हैं ना, जो बातें आप बोलते हैं ना, वो बातें मुझे ऐसा लगता है, कई बार मैं जब कमेंट पढ़ता हूँ ना खाली होकर के नीचे, तो आपके लिए जब कोई अपशब्द लिखे जाते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है उसका, जबकि मैं आपको जानता भी नहीं हूँ और आप पाकिस्तानी हैं, लेकिन क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आती है, हो सकता है कि आप अलतकैया कर रहे हो, मुझे ना पता हो, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि सही अरे सगे रिश्तेदार, भाई आपकी रिश्तेदारी की उसमें वो अलाउ वो मेरी फूफी भी यही बोलती है, वो कहती है हो सकता है तुम सच ना बोलो, बल्कि शायद तुम सच नहीं बोलोगे ना, लेकिन भाई फिर मैं क्या बोलूं, मैं कहता हूँ फूफो बस फिर तू जीत भैया गई, फिर मैंने ये कहा कि जो आप सोच रहे हैं ना मेजर साहब, जो आप सोच रखते हैं, तो अगर आप उसके बाद आप कश्मीर को भी समस्या बता देते हैं, फिर सब कुछ बता देते हैं, तो वो मेरे समझ में नहीं आता। लेकिन बढ़ाइए मेजर रजा की संख्या, बाकी जो थोड़ी बहुत डॉक्टर साहब इधर ही हैं, हम भी आप भी। मेरे हिसाब से देखें, मैं एक तरफ बड़ा पेसिमिस्टिक व्यू रखता हूं कि ये माइट इज राइट और ये सारा कुछ ये बड़े बच्चों वाली बात है, माइट इज नॉट लेकिन राइट। दूसरी तरफ डॉक्टर साहब बड़ी मेच्योरिटी है इंडिया पाकिस्तान में, प्लीज माइंड इट। मैं कोई समी दफा ये बात रिपीट कर रहा हूं, ऑपरेशन सिंदूर 3.5 दिन के बाद खत्म कर देना, इंडिया पाकिस्तान दोनों की जीत है। नहीं भाई, पाकिस्तान की नहीं, इंडिया की जीत है। इंडिया ने वॉर किया ही नहीं, इंडिया ने सिर्फ टेररिस्ट अड्डे उड़ाए और बोला आपकी जीत है डॉक्टर साहब, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी जीत है, मेरे लिए अच्छी। आई एम लाइक प्रेसिडेंट ट्रम्प, मेरे लिए अच्छी बात यह है कि आई सेव मिलियंस ऑफ लाइव्स, ओके, तो मेरे लिए वो वाली इम्पोर्टेंट। जो ट्रम्प जी के साथ जा रहा है आज, वो हमारा जानी दुश्मन है, ये बात याद रखें। जो ट्रम्प के साथ खड़ा हो रहा है भाई, हमारी दुश्मनी। हम तो अब ये यूएई के जो आए हैं ना, अगर रिश्तेदार यही करेंगे ना, आप गली में जा रहे होंगे और मैं पीछे से आवाज लगाऊंगा कि यार ट्रम्प आ रहे हैं, ताकि आप भागे इधर उधर। मैं भी बोलूंगा आमिर खान मुत्तकी साहब से बात चल रही है फोन पे, डिस्टर्ब ना करें।
तब हम भी देखेंगे आपको कैसी जलन, डाह, ईर्ष्या जो हो रही है ना, वो गरम तवे पे पानी डाले छन से मार दे, ओए 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 ओए, पानी वाष्प नहीं बनता, बुलबुले बनते हैं उसके, यूं 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 चलता रहता है। मैं कई बार अपने जब मैं बोर होता हूँ ना, तो कोई भी चीज गर्म करके उसमें पानी मार के देखता हूँ, काफी मुझे आप लोग की फीलिंग आती वेरी फनी सर। थैंक यू सो मच। और मेजर साहब आपके वक्त का भी शुक्रिया। व्यूअर्स हमारी की अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत। थैंक यू सो मच।